हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। सबसे पहले ये बताइए। बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, उसे स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ये जो वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा आसान है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जितना आसान है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भर भर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं भाई, हम इस क्लास में प्रश्नावली चैप्टर 1 की जो प्रश्नावली 1.1 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी ले लेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली को करेंगे। डायरेक्ट प्रश्नावली को नहीं करेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको मैं समझा दूंगा, जस्ट आप देखते रहिए। सारी चीज़ें मैं आपके माइंड के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, आपका काम क्या है, केवल देखना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याएं होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, क्या है भाई, संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं यानी कि भाई साहब सबसे पहले जानें कि संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं संख्याएं। संख्याएं इंग्लिश में इसे कहेंगे नंबर्स। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि संख्याएं आप चैप्टर पढ़ रहे हो, वास्तविक संख्याएं आप चैप्टर पढ़ रहे हो, अब आपको पता, आप मुझे ये बताओ कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बेटा, संख्याएं आपकी होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं, संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली पहली कौन सी, पहली वास्तविक संख्याएं, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, अभी बता रहा हूं मैं। देखो, पहली आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, पहली वास्तविक संख्याएं, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, देखो बेटा, वास्तविक संख्याएं आप अभी क्लास 10th में पढ़ोगे। वास्तविक संख्याएं आप अभी क्लास 10th में पढ़ोगे क्योंकि आपका चैप्टर ही वास्तविक संख्याएं हैं। ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे। और ये अवास्तविक संख्याएं ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके क्लास 10th में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अवास्तविक संख्या आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको गुरुजी कब पढ़नी है, ये आपको पढ़नी है 11th क्लास में। ठीक है, बट हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, थोड़ी बहुत जानकारी ले लो कि अवास्तविक संख्या होती क्या है। अब ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अवास्तविक संख्याएं में एक संख्या आती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, मतलब अवास्तविक संख्या का दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं बेटा। ठीक है, अब बेटा समझो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में हो। कैसी हो, अंडर रूट के अंदर किस में हो, माइनस में हो। ठीक है, ऐसे करके देखो, अंडर रूट के मैंने अंदर क्या कहा, माइनस में कहा संख्याएं। जैसे कि अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -7, अंडर रूट के अंदर -16। ठीक है, अंडर रूट के अंदर -25, अंडर रूट के अंदर -17। ऐसे करके ये सभी संख्याएं मतलब रूट के अंदर किस में हो, माइनस में हो। ऐसी संख्याएं बेटा जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और बेटा इनको आप सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनको आप सोल्व नहीं कर सकते हो। मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे 16 का बताओ, अंडर रूट 16 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको गुरुजी 4 होता है। लेकिन मैंने ये हम आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया कि मैंने 16 का पूछा स्क्वायर रूट, आपने कह दिया गुरुजी 4 होगा। मैंने कह दिया इसी का बताओ, -16 का बताओ, तो आप क्या ये कहोगे कि -4 होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर क्या है, माइनस में है बेटा। अब माइनस में है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप कहोगे गुरुजी सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं, मैथ में तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हाँ जी बेटा, हो जाती हैं। ठीक है, आप जब 11th क्लास में पहुंचेंगे तो आप इसे सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, लेकिन ये 11th क्लास की बात है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप क्लास 10th में हो तो 10th में आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, वैसे आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या यानी अंडर रूट के अंदर माइनस में हो। तो चलिए बेटा, अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखो बेटा, वास्तविक संख्याओं में आपकी कई संख्याएं आती हैं। जैसे कि पहली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में कितनी संख्याएं आती, बहुत संख्याएं आती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या हो गई। और दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई साहब, दूसरी आप कह सकते हो कि पूर्ण संख्या कह दो। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में कौन सी आती हैं, और आती हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। बेटा ये जो संख्या मैं लिख रहा हूँ ये आपकी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। ठीक है, और कौन सी हो सकती हैं, और कौन सी हो सकती हैं, ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं, आती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बेटा।
ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। और बेटा भाज्य संख्याएं, और आपकी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब थोड़ा बहुत आप ये भी जान लो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। इन संख्याओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ पर पहला है, मैंने बताया प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या यानी कि एन, तो बेटा ऐसी संख्याएं जो हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पर 5 फैक्ट्रियाँ हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? 5 फैक्ट्रियाँ हैं। तो आप कैसे गिनोगे? आप ऐसे गिनोगे कि 1 2 3 4 5। गुरुजी 5 फैक्ट्रियाँ हैं, आपने कैसे गिना? 1 2 3 4। आपने कहाँ से शुरू किया? 1 से शुरू किया गिनना, तो आप ऐसे गिनते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपने कहाँ से गिना? 1 से गिना। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं। समझ गए बात को? जो हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं, जिन नंबर्स का हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं, वो बेटा आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चलती जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी गुरुजी? अनंत तक जाएंगी, इनका कभी अंत नहीं होगा। अच्छा गुरुजी समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। अब बता दीजिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? चलिए पूर्ण संख्या जानते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बेटा यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में बेटा जीरो भी शामिल होता है। ऐसे होता है कि जीरो के साथ नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो होगा और जीरो के बाद नेचुरल नंबर, मतलब पहले जीरो लिख दो, जीरो के बाद नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं गुरुजी? जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आ गया। अब देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं बेटा जो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं। ठीक है, सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, तो सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएं। ठीक है, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरे के पूरे विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ से देख लो, आप रटो मत। ठीक है, आप ऐसे समझो कि बताइए मुझे 4 क्या कट जाता है 2 से? हाँ जी कट जाता है। क्या 2 कटेगा 2 से? हाँ कटेगा। 6 कटेगा 2 से? हाँ कटेगा पूरा का पूरा। 8 10 ये क्या है आपकी? ये क्या है बताइए? ये आपकी इवन नंबर्स हैं, आपकी सम संख्याएं हैं। क्यों सम संख्याएं बेटा? क्योंकि हर संख्या 2 से कट रही है। देखिए 4 कट रहा है 2 से, 2 दूना 4, जैसे 4 लिखा 2 से काटा, 2 दूना 4 कट रहा है। 2 काटोगे तो 2 एक कम 2, पूरी की पूरी कट रही है। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। अच्छा विषम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 2 3 1, ठीक है 3, फिर आ जाएगा 5, ठीक है 7 ऐसे करके। अच्छा आपकी मतलब ये जानना जरूरी नहीं है, आप ये जानो आपके सिलेबस में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये संख्याएं। ठीक है, ध्यान से समझना परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो देखो बेटा, कोई भी संख्या परिमेय कब होगी? परिमेय संख्या कब होगी बेटा? परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो अंश और हर में हो, जो p बटा q के रूप में हो। किस में हो बेटा? जो अंश बटा हर में हो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, मतलब ऐसी संख्या बेटा जो अंश और हर में हो, जो p बटा q में हो। और बेटा नीचे जो है, ये नीचे जो होता है, जो हर होता है वो जीरो नहीं हो सकता। यानी कि हर क्या है? हर q है, तो q क्या हो सकता है? q जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, q कभी जीरो नहीं होगा, मतलब नीचे कभी जीरो, मतलब जो हर होता है हर कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, देखो बेटा मैं एग्जाम्पल से, देखिए यहाँ पर क्या है भाई साहब, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। जैसे 3/4 है, ठीक है 2/3 है, 4/2 है, 9/8 है। ये सभी कैसी संख्या हैं? देखिए बटा में है, अंश और हर में है। देखिए ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, देखिए बटा में है, यानी ये परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा अगर मैंने यहाँ से कह दिया, यहाँ से मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर नोट कीजिए, मैंने यहाँ पर कह दिया 3/0, मैंने कह दिया 8/0। बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? मैंने आपको क्या बताया कि जो हर है, जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो जीरो है,
तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि आप 3 को 0 से भाग दोगे 0 आएगा। अब 0 जो है वो परिमेय संख्या थोड़ी ना है। 0 क्या है? 0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे आप अंश और हर में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा परिमेय संख्या तो समझ गए होगे। अब लास्ट वाली है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जान लो बस। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत आसान है, अपरिमेय संख्या बहुत आसान है। देखिए, अच्छा परिमेय संख्या आप सभी को याद है कि नहीं याद है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो अंश और हर में हो, जो बटा में हो, जो भिन्न में हो, वो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब आप समझिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, तो बेटा कोई भी अपरिमेय संख्या अगर है तो वो अंडर रूट के अंदर ऐसी होगी, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, अंडर रूट के अंदर कैसी? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अंडर रूट के अंदर 7, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 5, अंडर रूट के अंदर 13, अंडर रूट के अंदर 11, अंडर रूट के अंदर 17। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे अंडर रूट के अंदर 7 है, तो 7 का आप वर्गमूल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। 3 का निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ये संख्याएं कैसी हैं? अंदर ये जो संख्याएं हैं ये सभी अभाज्य संख्या हैं, और किसमें है बेटा? रूट में है। तो ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अंडर रूट के अंदर हो जो भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। थोड़ी चीजें नोट कीजिए यहाँ पर। मैं आपसे कह दूं कि क्या 16 एक अपरिमेय संख्या है? अब आप खटाक से कह दोगे कि हाँ जी गुरुजी ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं है। ऐसा क्यों? गुरुजी आपने बताया कि अंडर रूट के अंदर जो भी होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अच्छा 16 किस में है? अंडर रूट में है, तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा जो 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का आप वर्गमूल निकालोगे तो निकल आएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। निकाल के देखो, 4 चौको 16, 4 एकम 4, देखो इसका पेयर बन गया। ऐसे 25 मैंने कह दिया, तो 25 का देखो वर्गमूल होता है 5। मैंने कह दिया यहाँ पर मैंने कह दिया यहाँ पर 49, तो 49 का वर्गमूल भी 7 होता है। मैंने कह दिया 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। और ये क्या है? देखिए जैसे 16 था, मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे को 4 मिला। तो 4 क्या है? 4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। अब आपको कि सर 4 तो नहीं है, 4 तो क्या है? 4 तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है गुरुजी? क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये तो परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं अंडर रूट के अंदर कैसी होनी चाहिए? अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए बस। ठीक है, सोल्व मतलब ऐसी संख्या जिसे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 7 है, इसको सोल्व नहीं कर सकते हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो ऐसे करके आप समझ गए हो ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याएं होती क्या है एक्चुअली में, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हो कि संख्याएं सर आप मुझे हर एक संख्या को बिल्कुल डिटेल में समझाओ, बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाओ, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, स्पेशल क्लास में आपको समझा दूंगा संख्याओं के बारे में। वैसे जो इंपॉर्टेंट संख्याएं थी जो आपको जाननी थी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लो काफ़ी है। ठीक है, ओके। चलिए तो बेटा अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा प्रश्नावली को स्टार्ट करें फिर। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जो भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट था इसका वो मैंने समझा दिया है। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का क्या करना है भाई साहब? हमको करना है गुणनखंड। ऐसे करके 156 का गुणनखंड करना है। यहाँ पर मतलब ये संख्या दी गई है, मुझे क्या करना है? इनका गुणनखंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 140 जो है इसका गुणनखंड करके बताओ। देखिए कैसे करते हैं गुणनखंड। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। देखिए पहले का आई क्या कह रहा है कि 140 है। 140 का क्या करना है गुरुजी? इसका करना है फैक्टर, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुत आसान है गुणनखंड करना, तो हर बच्चे को आता होगा, नहीं आता तो सीख लो। देखो 140 है, 140 है, इसका गुणनखंड करना है।
ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम किससे काटेंगे, यहाँ पर 2 से काट के देखेंगे कि 2 से ये पूरा का पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं कटेगा 2 से तो हम 3 से काट के देखेंगे, 4 से काट के देखेंगे, 5 से काट के देखेंगे, 6 से काट के देखेंगे, ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा 14 तक, देखिए 2 सतह 14 ये कट रहा है और ये 0 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में देखो 0 है तो ये 2 से डेफिनेटली कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। आप 2 से काटिए सबसे छोटे नंबर से। 2 का पहाड़ा 7 से कम तक, 2 तियाँ 6, कितना बचा, 2 तियाँ 6, 1 बचा, आगे आ गया, कितने हो गए 10। अब 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ो, 2 पंचे 10। लास्ट में क्या है 5 है, 5 2 से कटेगा, 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 2 से कटेगा ही नहीं। 3 से काट के देखो कि 3 कम 3, फिर ये नहीं कटेगा। 4 से काट के देखो कि 4 के पहाड़े में आता ही नहीं 35। 5 से काट लो, अब इससे देखो 5 सते 35। 7 किससे कटेगा भाई, 7 कम 7, 7 7 से ही कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 140 का जो गुणनखंड आया है वो कितना आया है, कितना आया, देखिए 2 गुना 2, ये 2 आया, फिर गुना 2 गुना 5 गुना 7। मतलब ये जो संख्याएं आपको देखने को मिली हैं 2 2 5 7, ये आपको गुणा में लिख देनी है, बस ये गुणनखंड हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अच्छा अगला नंबर क्या है भाई साहब, अगला कौन सा नंबर है जिसका गुणनखंड करना है, अगला आपका 156 है। अब 156 का गुणनखंड करिए। देखिए जैसे मैंने बताया, पहले आप किससे काट देंगे, सबसे पहले आप 2 से काट के देखेंगे, फिर आप 3 से काट के देखेंगे। तो देखिए 156 है दूसरे में, देखो 156 को कैसे काटेंगे, 156 लिखिए, इसे 2 से काट के देखिए। देखो बेटा 2 से काटने की ट्रिक बता देता हूँ आपको, लास्ट में आप देखा करो, लास्ट में क्या है 6 है, क्या 6 कट रहा है 2 से, हाँ जी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 से काटिए, 2 का पहाड़ा 15 से कम तक, 2 सतह 14, फिर एक बचेगा, कितने हो जाएंगे 16, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 का पहाड़ा 7 से कम तक, 2 तियाँ 6, एक बचा 18 हो गए, 2 नेम 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, लास्ट वाला संख्या 2 से नहीं कट रहा, तो ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से काट के देखिए, अब 3 का पहाड़ा 3 कम 3 और 9 काटो 3 से, 3 तियाँ 9। अब देखिए 13 किससे कटेगा, 13 13 ही कम 13, 13 से ही कटेगा। तो देखिए 156 का गुणनखंड कितना आ गया, 156 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुना इसे अगर क्या आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 13, ये आपका जो है आंसर आ गया। यही आपका क्या है, गुणनखंड है बेटा। थोड़ी आपको देखो जानकारी यहाँ पर मैं दे देता हूँ, अगर आप इनको चाहें तो पावर में लिखना चाहें तो आप पावर में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, देखिए 1 2 तो पावर में 2 कर दो। फिर 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। 7 कितनी बार आया, 1 बार आया। जब 1 बार आया तो पावर मत लगाया करो। जैसे 2 देखिए यहाँ पर कितनी बार आया, यहाँ पर 2 देखिए कितनी बार आया, बताओ 1 2, 2 बार आया तो पावर में 2 हो जाएगा। 3 1 बार आया, पावर में चाहो तो 1 कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मतलब ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 13 की पावर है, बस हो गया। आप चाहें तो इतने पर छोड़ दो, अगर आप पावर में लिखना चाहते हो तो इतना थोड़ा और सॉल्व कर दो। ठीक है, हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए क्या है, अगला नंबर आपके पास है 3825, 3825 का करना है गुणनखंड। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 3825, इसका अपने लोगों को करना है क्या, गुणनखंड करना है। 3825, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर क्या, लास्ट वाला नंबर क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 नहीं 2 से कट रहा, तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगी शायद। देखिए 3 से काट के देखिए, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 7 8, 3 7 21, हाँ जी 3 से कट जाएगा। देखिए काट के देखिए, 3 कम 3, फिर 3 का पहाड़ा 8 से कम तक, 3 दूनी 6, बचे कितने 2 बचे, 22 हो गए। 3 का पहाड़ा 22 से कम तक पढ़ो, 3 7 21, फिर 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15। ठीक है, अब फिर 3 से काटिए, 3 का पहाड़ा 12 तक, देखो 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 7 से कम तक, 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। अब 3 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से अब नहीं कटेगा। अब 4 से भी नहीं, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दो। ठीक है, 5 का पहाड़ा 42 से कम तक, 5 अठे 40, 5 अठे 40, बचे कितने 2 बचे, हो गए 25, 5 25। लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से काटो, 5 कम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35, फिर 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, फिर कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 3825 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया है बताइए। देखो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 5 कितनी बार आया, 1 2 3, 5 भी 3 ही बार आया, तो 5 की पावर 3, बस हो गया। देखिए ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा कह रहा है कि 5005,
5005 है भाई साहब, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए हो जाएगा, बहुत आसान है। 5005, देखिए सबसे पहले 5005 का आपको करना है गुणनखंड, तो ऐसे करके लिखेंगे। अब काटिए, देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 5 से ही काट दो इसको। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा बताओ, बताओ ये किससे कटेगा, सोच के बताओ। 7 से कटेगा क्या ये, 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7, फिर 3 बचे, 30 हो गए, 7 चौक 28। हाँ जी 7 से कट जाएगा, 7 से काटो, देखो 7 का पारा 10 से कम तक, 7 एकम 7, फिर 3 बचेंगे, 30 हो गए। 7 का पारा 30 से कम तक, 7 या 21, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचे, 21 हो गए, 7 या 21। 143 किससे कटेगा बताओ, 11 से कट जाएगा क्या, 11 से काट के देखो, 11 का पारा 14 से कम तक, 11 एकम 11, फिर 3 बचे, 33 हो गए, 11 3 33। 13 किससे कटेगा, 13 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो 505 का क्या आ गया गुणनखंड बताओ, सॉरी 5005, 5005 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बेटा यही तुम्हारा आंसर है, यही इसका गुणनखंड होगा। देखो कितना आसान है, देखो कितनी ज़्यादा आसान प्रश्नावली है, प्रश्नावली बहुत आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आप खुद क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, अगला देखिए क्या गुणनखंड करना है, आगे हमें करना है 7429, 7429, 7429 का करना है गुणन। देखिए बेटा पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवें में हमारे पास है 7429, 7429 का क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। तो देखिए 7429 कितने का, कितने से कटेगा ये बताओ कितने से ये कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा क्या ये, 7 4 11, 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 12 13, 13 में 9 जोड़ दोगे 22, तो 22 कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं है। तो ये कितने से कट सकता है, ये 17 से काट के देख लो क्या, 17 से चलो काट के देखो। 17 का पड़ा 74 से कम तक, 17 से 51, 17 चक्कू 68, 17 पड़ा 85, 17 चक्कू 68 लो, 17 चक्कू 68 कितने बचे, 6 बचे, यहाँ पर हो गए 62, तो 62 यानी कि 17 × 51, फिर 9 10 11 यानी कि 119, 17 7 119। देखो 17 से कट गया, अब इसे आप 19 से काट के देखो, 19 को 19 19 दूना 38, ठीक है 38 39 40 यानी कि 5 बचे, 57 हो गया, 19 3 57। अब 23 से काट दो इसको, 23 एकम 23। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से जो इसका फैक्टर करना था। ठीक है, 17 19 और 23 इसका गुणनखंड आ गया है। तो 7429 का जो गुणनखंड आया है वो कितना आया बेटा, 17 गुना 19 गुना 13। बेटा यही तुम्हारा आंसर है, इसी का, इसका यही फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया, बताओ अच्छे से समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन फैक्टर करने में अब। ठीक है, आप सभी लोग फैक्टर कर लोगे ना बेटा, फैक्टर नहीं अगर आपको आते हैं तो ये प्रश्नावली नहीं कर पाओगे, इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, होमवर्क में हम लास्ट में हम आपको कुछ फैक्टर देंगे करने के लिए होमवर्क में, वो आप लोगों को खुद करने होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा ध्यान से, थोड़ा जूम कर लूँ क्या, आप लोगों को शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। अच्छा आप परफेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 26 और 91 इसका HCF और LCM निकालना है, 510 और 92 इसका भी HCF LCM निकालना है। इस तरीके से मुझे HCF और LCM निकालना है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से बताएंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ हमको क्या करनी है, जांच भी करनी है। साथ ही साथ जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, बाद में जांच भी करनी है, तो लो जांच तो कर ही लेंगे। सबसे पहले HCF और LCM निकालना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला बेटा, दूसरे के पहले में हमसे कहा गया है कि 26 और 91, बहुत छोटे नंबर हैं 26 और 91, हमें इनका निकालना है HCF और LCM। बेटा HCF और LCM निकालने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका जो है आपके क्लास 10th में दिया गया है वो है गुणनखंड विधि। मतलब इनका गुणनखंड कर लो और HCF LCM निकाल लो। तो गुणनखंड तरीके मतलब गुणनखंड विधि से आप कैसे निकाल सकते हो HCF और LCM वो देखो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनको ऐसे लिख लो, 26 बराबर 91 बराबर। ठीक है, अब 26 का गुणनखंड जो भी है यहाँ पर कर दो,
91 का जो भी गुणनखंड है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 26 का गुणनखंड कर लो बेटा, कितना आएगा 26 का गुणनखंड? सबसे पहले 2 से मैंने आपको बताया काटना है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13। तो देखो 26 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 13। 91 का बेटा देखो 91 का, 91 आप 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 8 9, ठीक है, 7 तिया फिर हो जाएगा 21, फिर 13 एकम 13, यानी कि इसका कितना आ गया 7 गुना 13 आ गया। अच्छा, गुणनखंड गुरुजी हमने कर लिया। अब हम यहाँ से HCF और एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा मुझे ये बता दीजिए। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है HCF, उसके बाद आपको निकालना है LCM। HCF क्या होता है? HCF जो दोनों तरफ हो, जो यहाँ भी हो और जो यहाँ भी हो, मतलब जो इसके गुणनखंड में भी हो और जो इसके गुणनखंड में भी हो, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम बॉक्स बना सकते हैं? क्या 2 और 7 एक जैसी है? नहीं है, ये तो अलग अलग है। 13 और 13 एक जैसी है? हाँ जी एक जैसी है। तो हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे बेटा। मतलब बॉक्स किसका बनाना है? जो एक जैसी हो। जैसे 13 13 एक जैसा था, मैंने इसका एक बॉक्स बना लिया। इनका नहीं बनेगा क्योंकि ये अलग है। तो जिनका बॉक्स बना है बेटा, जिसका भी बॉक्स बना है उसके अंदर कितनी भी संख्याएं हो, जैसे 13 13 13 13 कितनी बार भी होता, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बॉक्स किसका है? बॉक्स देखिए 13 का तो बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर जितनी भी संख्या है बेटा उसे कितनी बार लिखना है? एक बार ही लिखना है आपको। तो 13 13 है, ठीक है, 2 बार है, हमको लिखना कितनी बार है? एक बार ही लिखना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ बेटा, HCF कैसे निकालते हैं? HCF में आपको लिखने होते हैं बॉक्स वाली संख्या। तो बॉक्स के अंदर बेटा 13 है, कितनी बार भी हो आपको लिखना है एक बार में, तो 13 का बॉक्स, तो HCF 13 हो गया। HCF में क्या लिखना होता है बेटा? बॉक्स वाली संख्या है। तो बॉक्स के अंदर कितने हैं? बॉक्स के अंदर 13 13 है, तो उसको एक बार लिख दो तो हो गया, ठीक है। अब LCM में देखो बेटा, LCM में आपको बॉक्स वाली भी लिखनी है। तो बॉक्स वाली जैसे 13 थी, 13 मैंने लिख दी। अब बॉक्स के साथ साथ जो बची हैं उनको भी लिखना है। फिर से देख लो, HCF में केवल बॉक्स वाली लिखनी होती हैं, LCM में बॉक्स वाली तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन जो साथ में बची हैं उनको भी लिखना है। जैसे 13 मैंने लिख लिया, अब बचा क्या है? बचा देखिए 2 और 7 बची हैं, तो 2 और 7 को भी ऐसे लपेट लो। अब देखो गुणा करा दो, 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होगा? 7 दूनी 14, 140 और 7 चंग 42, 182 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया देखो LCM, ठीक है। इनकी गुणा कराएगो, 13 दूना 26, 26 सत्ते 182, तो बेटा ये तुम्हारा हो गया LCM और ये हो गया तुम्हारा HCF। आसान था। अगर बेटा अभी समझ में नहीं आए तो अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, मतलब इसका पार्ट 2, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई साहब? देखिए अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट है 510 और 92। अच्छा रुको रुको, अभी इसकी जांच भी तो करनी थी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इसकी जांच भी करते हैं, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। तो जांच के लिए, ठीक है, जांच, तो जांच कैसे करनी है? देखिए जांच करने के लिए इन्होंने एक सूत्र बताया है। क्या बताया है? सूत्र बताया है। देखिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या दिया गया है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या बताया गया है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार फिर से बोलता हूँ, क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM के। बेटा ये तुम्हारा एक सूत्र हो जाता है जो कि आपको याद करके रखना है। ये आपको सूत्र क्या है? याद करके रखना है। ये आपको सूत्र बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में डाल लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये सूत्र है, आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। यू हैव टू मस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इससे हम जांच कैसे करेंगे गुरुजी? देखिए यहाँ पर जांच कैसे होगी, बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं आपकी कौन सी थी गुरु? दो संख्याएं आपकी कौन सी थी? आपकी दो संख्याएं 26 और 91 ही तो थी। यही 26 और 91 आपकी दो संख्याएं थी। तो यहाँ पर 26 और 91, ठीक है, क्या का 26 और 91 इनका क्या करना है? देखिए गुणनखंड, क्या करना है? इनका गुणनफल, यानी कि गुणा इनकी करनी है, ठीक है। बराबर है, बराबर लगा दो। HCF कितना निकाला हमने? 13 निकाला। LCM कितना निकाला हमने? देखिए 182 निकाला, ठीक है। अब इनकी गुणा कराओ, देखो 26 और 91 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर कहा था 26 और 91 की गुणा, 6 एकम 6, 6 नेम 54, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 4 5 6, 8 5 13 और 1 2, मतलब आ जाएगा 23 66। 13 और 182 की गुणा कराओगे, देखो 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लगा दो,
13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 हो जाएंगे, हासिल 10 पहुंच जाएंगे। ठीक है, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जब गुणा कराया तो मेरे को मिला 2366। जब HCF और LCM की गुणा कराई तब भी मुझको यही मिला। मतलब ये वाला जो साइड है, जो लेफ्ट साइड है, वो किसके बराबर आ गया है, वो राइट साइड के बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है, जो हमारा HCF और LCM निकला है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए जांच करते हैं, जब बराबर आ जाए तो समझ जाओ हमारा HCF और LCM हमने सही निकाला है। ठीक है, बाकी बोर्ड एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं आती है। ठीक है, केवल HCF और LCM कहेगा निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करें फिर हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे से हम जांच नहीं करेंगे, जांच आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जांच आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हर बार जांच सेम ही होगी। HCF और LCM देखिए हमको निकालना है 510 और 92 का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 510 और 92। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इनको बराबर में लिख लो, 510 बराबर 92 बराबर। देखिए 510 है, ठीक है, इसको काटिए, इसका गुणनखंड मतलब कीजिए, काटने का मतलब गुणनखंड करना है। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से तो कट ही जाएगा, 2 का पाड़ा 5 से कम तक 2 दूना 4, बचेगा 1, 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है बेटा, तो आप इसे 3 से काट के देख लो। पहली बात तो 3 अट्ठे 24, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 15। फिर आप जो है किससे काट सकते हैं, 5 से काट के देखिए, 5 एकम 5, 3 8 यानी 35 बच हो गए, 5 सतह 35, 7 आ गया यहाँ पर, और 17 एकम 17। तो 510 का जो गुणनखंड आया वो आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का देख लो, 92 का भी गुणनखंड कर लो। आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है सब कुछ, अच्छे से सब कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 92 है तो 92 को 92 लिखा है। ठीक है, 92 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 23 एकम 23। कितना आया यहाँ पर, देखिए 2 गुना 23 आया। अब यहाँ पर बारी आती है HCF और LCM निकालने की। ठीक है, क्या बारी आती है, HCF और LCM निकालने की। देखिए HCF सबसे पहले आपको निकालना है, HCF निकालने के बाद LCM निकालना है। मैंने आपको बताया था HCF में बॉक्स बनाते हैं, HCF निकालने के लिए बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए बॉक्स किनका बनता है, बॉक्स उनका बनता है जो एक जैसे होते हैं। तो देखिए 2 का बॉक्स बन रहा है, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या इनका बॉक्स बनेगा, क्या इनका बॉक्स बनेगा, नहीं बनेगा, और किसी का बॉक्स नहीं बनेगा क्योंकि एक जैसे नहीं है। मैंने बताया कि बॉक्स वाले को एक बार लिखना होता है। तो बॉक्स वाले कहाँ लिखे जाते हैं, बॉक्स वाले, अच्छा बताओ कहाँ लिखे जाते हैं, HCF में लिखे जाते हैं, HCF में केवल बॉक्स वाले। तो बॉक्स वाले कितने हैं, 2 हैं बस। तो बॉक्स किसका है, केवल 2 का ही तो है, तो HCF 2 हो गया। अब LCM में आपको बॉक्स वाले भी लिखने हैं, जो बचे हैं उनको भी लिखना है। देखो बॉक्स वाले लिख लिए मैंने, अब क्या बचे हैं भाई साहब, 3 5 17, 2 और 23, इनको भी लिखो, 3 5 17, फिर 2 और ये 23। मतलब ये है कि HCF में केवल बॉक्स वाले और LCM में बॉक्स वाले तो लिखने ही लिखने हैं, फिर जो बचे हैं उनको भी लिखना है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए ये चीज़। अब यहाँ पर गुणा करा दीजिए, आपका LCM आ जाएगा। देखिए 2 तियां 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 70 से गुणा करनी है। देखो 60 की 17 से गुणा करनी है, तो 17 छक्का हो जाएगा तुम्हारा कितना, 102। ठीक है, 6 से 42 हो जाएगा, 6 कम 6 ज़्यादा 102 हो गया। फिर कितने से गुणा करानी है, 23 से गुणा करानी है, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 कम 23 हो जाएगा, मतलब 23 460 आएगा लगभग में, 23 460 आपका LCM आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपका LCM हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है HCF और LCM निकालना है। HCF में बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स वाले को एक बार लिख देना है, LCM में बॉक्स वाले तो लिखने ही लिखने हैं, जो बचेंगे उनको भी लिखना है। जैसे 2 का बॉक्स था मैंने लिख लिया, बाद में 3 5 17 बचे थे और 2 13 बचे थे, 23 बचे थे, ऐसे मैंने लिख लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में अब आ गया होगा। अब आप HCF और LCM निकाल लेंगे। अगला वाला भी क्वेश्चन देखिए, आप खुद ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। 336 और 54 इनका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। हाँ जी बेटा, इसकी जांच करनी है तो जांच बेटा आप खुद कर लेना। ठीक है, वही वाला सूत्र लगाना, जांच के लिए वही सूत्र लगाना, 2 संख्या को गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, बस हो जाएगा। ओके,
जैसे पीछे की जांच की थी वैसे ही करनी है आपको। तीसरे वाले में क्या है, तीसरा वाला है 336 और 54। इनका क्या करना है, इनका HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड करो 336 का और 54 का। देखो 336 का करिए, 336 को काटो 2 से, 2 एक कम 2, फिर एक बच्चा 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर एक बच्चा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 का 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर से 2 से काटो, देखो 2 चौकू 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एक कम 7, कितना आ गया देखिए 336 का आ गया 2 गुना, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया तो 4 बार गुणा में लिख दो इसे करके, ठीक है। अब देखो 3 गुना 7 लिखना है। अब 54 है तो 54 का भी गुणनखंड कर लो, 2 से काटिए, देखिए लास्ट में जब 2 से कट जाए ना संख्या तो 2 से वो 100% पूरी की पूरी कट जाएगी, मतलब जब लास्ट में इवन नंबर होगा तो 2 से संख्या कटेगी। 2 से काटिए इसको, 2 का पाड़ा 5 से कम तक, 2 दूना 4, बचेगा 1 14, 2 सते 14, 3 एम 27, 3 तियाँ 9 और 3 कम 3, कितना आ गया, 2 एक बार है, 3 3 बार है, ठीक है ओके। चलिए सबसे पहले HCF लिखेंगे, उसके बाद ही हम LCM लिखेंगे। HCF में क्या करना होता है गुरुजी, HCF में हम बॉक्स बनाते हैं। HCF में क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स किनका बनता है, जो एक जैसे होते हैं। देखिए 2 2 एक जैसे हैं तो भाई साहब इसका एक बॉक्स बन गया, और देखिए 3 3 ये एक जैसे हैं और बॉक्स इनका बन गया। अब देखो 3 इधर है, अब 3 कहीं पर बचा ही नहीं, ठीक है, अब बस हो गया, बस इतने ही बॉक्स बनेंगे। तो HCF देखो, एक तो बॉक्स बना 2 का और एक 3 का बॉक्स बना, तो 2 तियाँ 6, तो HCF कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि HCM में केवल बॉक्स वाले लिखे जाते हैं। अब LCM में सबसे पहले बॉक्स वाले लिख लो, 2 और 3 है उनको पहले लिख लो। अब जो बचे हैं उनको भी लिखो, बचे कितने हैं, 2 2 ए बचे हैं तुम्हारे, ये नंबर बचे हैं तो इनको भी लिखो, 2 फिर 2 फिर ये वाला 2 फिर ये 7 है, ठीक है, ऐसे करके। अब इनके गुणा कराइए फटाफट, देखिए कौन स्पीड में गुणा कराता है, जल्दी जल्दी देखिए स्पीड में, ठीक है। देखिए 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूना 48, 48 तियाँ कितना होगा, 3 चौको 12, 120, 3 अट्ठे 24, 144 होगा। 144 तियाँ कितना होगा, 144 मेरे को करना है 3 गुना, तो ये जगह 3 चौको 12, 14 तियाँ 42, 43, 432 का 7 गुना करना है तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, और 7 तियाँ 21 और एक 22 हो जाएगा, 7 चौको 28, 29, यानी कि 30 24 आएगा, ठीक है बेटा। तो LCM कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा, 30 24 LCM आ जाएगा। HCF 6 है, 30 24 HCF है, LCM है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि गुणनखंड करके आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। यहाँ पर भी HCF और LCM निकालना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 15 और 21 का निकालो, जैसे अभी मैंने आपको बताया है HCF और LCM निकालना, बिल्कुल वैसा ही निकालेंगे। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरे का पहला, बहुत आसान तरीके से हम पढ़ाते हैं बेटा, इस चैनल पर सबसे आसान तरीके से पढ़ाई होती है। अगर आपको कहीं समझ में आना है तो बेटा इस चैनल पर आ जाया करो, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है क्लास के बाद, वैसे तो कोई रहेगा नहीं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपने पढ़ाने पर भरोसा है, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ही करता हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको, देन आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हमें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन है, हमको निकालना है 12 15 और 21 का HCF और LCM। मैंने क्या बताया, बराबर में लिखो भैया, 12 15 और 21 को, जिनका भी निकालना है HCF उन्हें बराबर में लिखो। फिर गुणनखंड कर लो, देखो 12 का करना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले, तो 2 छंगे 12, 2 तियाँ 6 और 3 कम 3, कितना हो गया, बहुत आसान है, देखो गुणनखंड है। और 15 का देखो, 15 का भी फटाक से हो जाएगा, 3 15, 5 कम 5, यानी ये हो गया 3 गुना 5। फिर 21 का देखोगे आप तो 21 का देख लो, 3 सते 21 और 7 कम 7, तो कितना हो गया, ये 3 गुना 7 हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे HCF फिर LCM। देखिए HCF फिर LCM। HCF क्या होता है, जो दोनों तरफ होता है, जिनका बॉक्स बन जाता है। देखिए इनका बॉक्स बन रहा है क्या, इनका देखिए 3 3 का बॉक्स बन रहा है, देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, देखिए
है, तो 3 का एक बॉक्स बन गया। मैंने बताया बॉक्स के अंदर कितने भी 3 हो, कितने भी कोई भी कितनी भी संख्या हो, उसको केवल एक बार लिखते हैं, मतलब बॉक्स वाले को केवल एक बार। 3 का बॉक्स है तो एक बार 3 लिख दो, बस हो गया काम। तो HCF 3 हो गया। अब एलसीएम देखिए, बॉक्स वाले को मैंने क्या बताया, एक बार लिखना है। अब जो बचे उनको भी लिख लो। क्या बचा देखो, 2 2, फिर ये 5, फिर ये 7, यहाँ 2 गुना बन गई, एक ही गुना है, ठीक है। देखिए अब गुणा करा दीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 5 60, 7 420। ये हो गया देखिए इसका एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17, 23 और 29। क्या है, 17, 23 और 29। 17 है, 23 है और 29 है। बेटा ये अभाज्य संख्या हैं, तो इनका इससे एक ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। 17 का जब आप गुणनखंड करेंगे बेटा, तो 17 17 से ही कटेगा, तो 17 का आ जाएगा 17 गुना कुछ नहीं तो 1 कर दो, ठीक है। 23 का बेटा कुछ नहीं होगा गुणनखंड, तो 23 गुना 1। 29 का हो जाएगा बेटा गुणनखंड, 29 गुना 1। करके देखेंगे कटेगा तो 29 है नहीं किसी से, तो ऐसे ही लिख दो। तो देखो बेटा HCF और एलसीएम, तो देखिए दोनों तरफ क्या कॉमन है, देखो 1 1 मिल रहा है क्या, हाँ 1 1 मिल रहा है, तो HCF क्या है, 1 है। एलसीएम में मैंने बताया बॉक्स वाला लिख लो पहले। तो अब क्या बचा देखो, 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा। तो एलसीएम अब गुणा करा दो इसमें, 17 गुना 23 गुना 29। बेटा 17 गुना 23 गुना 29 जब आप कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, बताओ जरा फटाफट मुझे बताओ कितना मिलेगा। 11 33 9, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 11 33 9 मिलेगा आपको एलसीएम, ठीक है। 17 गुना 23 गुना 29 कराओगे तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है 8 9 और 25। इसका क्या निकालना है अपने लोगों को, HCF और एलसीएम निकालना है। 8 9 और 25। देखिए 8 का गुणनखंड देखिए करिए फटाफट, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का बेटा 3 गुना 3 होगा, 25 का बेटा 5 गुना 5 होगा। अब देखिए HCF सबसे पहले निकलेगा, तो HCF में देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कुछ किसी का पेयर नहीं बन रहा है। देखो इधर 2 2 2 है, इधर 3 3 3 है, इधर 5 5 5, तो किसी का पेयर नहीं बन रहा है। जब किसी का पेयर नहीं बनता है तो HCF 1 होता है। या आप ऐसे समझ जाओ कि भाई गुणा में इसका कुछ नहीं तो बन तो होगा ही होगा, इसका गुणा में कुछ नहीं तो बन होगा, इसका गुणा में कुछ नहीं तो बन होगा। अब आप अपने तरफ से 1 का पेयर बन जाएगा, तो HCF तुम्हारा 1 हो गया। या ऐसे समझो जब किसी का पेयर नहीं बनता तो HCF 1 होता है। अब एलसीएम क्या होगा गुरुजी, एलसीएम ये पेयर वाला लिख लो, अब जो बचे उनको लिख लो। देखो 2 गुना 2 गुना 2, फिर ये 3 गुना 3, ठीक है। फिर क्या बचा भाई साहब, 5 गुना 5 बचा। इनके गुणा कराएंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। गुणा कराइए, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24। बेटा जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, लगभग थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 1800 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 1800 आपका जो है एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर है। बहुत आसान था बेटा, इसका एचसीएफ कुछ नहीं मिल रहा था, 1 हो गया और बॉक्स वाले लिख लिया, इस तरीके से एलसीएम निकाल लिया। मैंने आपको बता तो दिया ही है कि भैया किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। आसान थे भैया, बहुत आसान क्वेश्चन थे। जितने भी आगे क्वेश्चन है सभी आसान है, बहुत मैथ आसान है बेटा, ठीक है। जस्ट आपको पढ़ाने वाला एक अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने वाले के तरीके अच्छे होने चाहिए आपको, आप अच्छे तरीके से समझना चाहिए भाई। अच्छे तरीके से कब समझोगे, जब आपको कोई अच्छे तरीके से समझाएगा। और आपको इस चैनल पर सबसे आसान तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब रखो, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, और आगे आने वाली जो भी प्रश्नावली है वो आपको फटाफट सबसे पहले मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी इस चैनल पर क्लास आएंगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। भले किसी के पास पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, कहे कि सर ने वीडियो जो है क्लास अपलोड कर दी है, जा करके देख लो। चलिए ठीक है, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब बेटा कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है, और आता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम आप बताओ 306 और 657 का कितना होगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF 9 है, तो इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब यहाँ पर जो है आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी।
जो मैंने अभी बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 उतारते हैं सबसे पहले कॉपी पे। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, कह रहा है कि ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे। कह रहा है कि HCF किसका भाई, HCF किसका 306 और 657 का कितना है 9 है। तो आप मुझे बताओ n का LCM कितना होगा, किन का 306 और 657 का LCM कितना होगा। अगर इन दो, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दो संख्याएं हैं आपकी, क्या है ये आपकी दो संख्या हैं। इन दो संख्याओं का जो HCF है बेटा, जो HCF है वो 9 है, तो आपको इन्हीं दो संख्याओं का LCM बताना है कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई, जब भी आपको दो संख्याएं दी जाए उनका HCF दिया जाए और LCM पूछा जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है आपको मैंने अभी बताया था, मैंने आपको आप सभी को याद करने के लिए दिया था ना, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। ठीक है, अब यहाँ पर ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, साफ सीधी बात है। ठीक है भाई साहब, क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, आपकी दो संख्याएं कौन है 306 और 657, 306 और 657, इनका क्या करना है गुणनफल यानी गुणा करनी है। HCF कितना है, HCF कितना है देखिए, HCF कितना है 9 ही तो दिया है, और LCM हमसे पूछा गया है। अब इसे सोल्व कर दीजिए, देखिए 9 से ये कट रहा है क्या, 9 से काटो, 9 से काटो इसको, तो 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36। अब 34 गुना क्या करना है, 34 गुना 657, तो आपको क्या मिल जाएगा LCM मिल जाएगा। अब मुझे बताओ 34 गुना 657 करेंगे तो कितना आएगा, कोई मुझे बता पाएगा बच्चा, क्या बता पाएगा कोई। इसका बेटा आएगा 22 33 8, तो LCM कितना आ गया बेटा 22 33 8, यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अब आपको मैं HW में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, HW में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को नोट करके अपने आप खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर LCM 26 और 28 का, 26 और 28 का जो LCM है वो मैंने मान लिया 100 है, तो बताओ मुझे इनका HCF कितना होगा। 26 और 28 का जो LCM हो HCF होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें फिर हम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अच्छा भाई, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसे समझाएंगे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा ये। ठीक है, फिट हो जाएगा, क्या कहते हैं फिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए जरा ध्यान से एक बार। कह रहा है कि जांच करनी है मेरे को, क्या करनी है, जांच करना है, क्या जांच करना है कि क्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। जब हम इसमें n की जगह पर, ठीक है ऐसे लिखो, जब n बराबर क्या हो, n क्या है, n आपकी प्राकृतिक संख्या हो, मैंने बताई थी शुरू में ही आपको n प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होती हैं। तो यहाँ पर जब आप n के स्थान पर आप 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, जब सोल्व करेंगे तो क्या वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो मेरा उत्तर है नहीं। मेरा उत्तर क्या है, मेरा उत्तर है नहीं। क्यों नहीं, मेरा उत्तर मैंने डायरेक्ट कैसे कह दिया कि नहीं 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसके पीछे रीज़न है बेटा। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ नहीं। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर आंसर मैंने लिखा, और मैंने आंसर में लिख दिया नहीं। नहीं क्यों लिखा, अब यहाँ पर रीजन देखो। आप यहाँ पर बताओ 6 जो है, ठीक है, इसका गुणनखंड कितना है, 6 जो यहाँ पर है 6 का गुणनखंड कितना है, 6 का गुणनखंड कितना है 2 3 6 3, यानी कि 2 गुना 3 ही तो है। तो मैं लिखूंगा 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड
क्या लिख रहा हूँ मैं, गुणनखंड है ना ये मैंने गुणानखंड लिया था, गुणनखंड है बेटा, ये लिखा हुआ है गुणनखंड। कितना है 2 गुना 3, और बेटा पावर में n है तो इसकी पावर में भी ऐसे n लगा दो, है इतना ही तो है। ठीक है, अब आप यहाँ पर n की जगह पर जरा सा पहले मान रख करके देखिए और चेक कीजिए क्या 0 पर समाप्त होता है। चलिए चेक करते हैं कितना रखना है n की जगह पर, पहले तो 1 रख कर देखते हैं। 6 की पावर n है, n की जगह पर कितना रखिए 1 रखिए, तो कितना आया 6 आया। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? आपको कि नहीं सर 0 पर कहाँ समाप्त हुआ। चलिए दूसरा कोई रख लेते हैं, चलो बड़ा कोई नंबर रख लेते हैं, 4 रख लेता हूँ या 3 रख लेता हूँ, चलो 3 रख लिया मैंने। तो 6 की पावर 3 यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 3 बार, तो आएगा कितना 216। क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? नहीं समाप्त हुआ, ये तो 6 पर समाप्त हुआ, ये 0 पर कहाँ समाप्त हुआ। अब आप यहाँ पर देख लो नहीं समाप्त हो रहा है ना, 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है, तो ऐसे करके लिखोगे इतना है। ठीक है, अच्छा इतना है, ओके। इसका गुणनखंड कितना है? इतना है, जो कि कितना होना चाहिए था, जो कि होना चाहिए 2 की पावर n गुना 5 की पावर n होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए, ठीक है इसलिए ये आपका आंसर हो गया। अब ये कैसे होना चाहिए था बेटा, अगर कोई संख्या है, क्या है बेटा, अगर कोई संख्या है और उस संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 है, तो 100% वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, वो शून्य पर समाप्त होगी। तो ऐसे करके लिख दो कि अतः 6 की पावर n, ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। अच्छा मैंने बताया कि ये समाप्त हो रही है शून्य पर। अच्छा चेक करके देखते हैं कि मैंने जो बताया वो सही है, क्या मैंने जो बताया वो सही है। चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ पर जो n है, n की जगह पर पहले आप कुछ भी रख करके देख लो, 1 2 3 4 कुछ भी रख करके देखो। चलिए पहले n की जगह पर 1 रख करके देखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर n मैंने बताया, मैंने कहा इस पर आप कुछ भी रखोगे तो 0 पर समाप्त होगा। चलिए चेक करके देखते हैं सर जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। देखो n की जगह पर कितना रखना है? 1 रखना है, जहाँ n है वहाँ पर 1 रख दो। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 1 यानी कि 2 होगा, और ये 5 की पावर 1 यानी 5 होगा, 2 पंचे 10। देखिए 0 पर समाप्त हुआ। अब आपको भी गुरुजी दूसरा रख करके देखो। अच्छा दूसरे पर भी देखते हैं। चलिए 2 रखते हैं n की जगह पर, जहाँ n है वहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर भी 2 रखना है और यहाँ पर भी 2 रखना है। तो 2 की पावर 2 क्या होगा? 2 गुना 2 यानी कि 4, और 5 की पावर 2 यानी कि 5 25, और 25 चक्को क्या होगा बेटा? 100 होगा। देखिए ये भी 0 पर समाप्त हुआ, है कि नहीं। यानी कि भाई साहब 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड इतना होना चाहिए, 2 गुना 5 होना चाहिए। ठीक है, आसान था, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, क्या करनी है? व्याख्या करनी है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है? ये दोनों, ये वाली संख्या और ये संख्या क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ये वाली भी संख्या भाज्य और ये वाली भी संख्या भाज्य है, लेकिन क्यों है? चलिए बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्या दे रखी है अपने लोगों को? देखिए सबसे पहले हम अपने को दे रखी है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। चलिए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, क्या ये भाज्य संख्या है? मतलब क्वेश्चन ने बताया कि भाज्य संख्या है। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है? लेकिन क्यों है, यही हमसे पूछा गया है। भाज्य संख्या तो है ये, लेकिन क्यों है? चलिए चेक करके देखते हैं। बेटा देखो प्लस के इधर कितना है? 13 है, प्लस के उधर कितना है? 13। इसका मतलब 13 इधर भी है और प्लस के मतलब प्लस के 13 इधर भी है और प्लस के 13 उधर भी है, तो 13 13 आपका कॉमन है। जो प्लस के इधर भी हो, जो प्लस के उधर भी हो, मतलब लेफ्ट साइड भी हो राइट साइड भी हो, वो कॉमन होता है। तो कॉमन निकाल लो, 13 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा? 7 बचा, 11 बचा। बेटा 13 तो निकल गया तो अपनी जगह पर 1 छोड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 13 चला गया तो अपनी जगह पर 1 छोड़ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखो 11 7 77, 77 एकम 77 हो गया। क्या हो गया? 77 हो गया, और ये प्लस 1, तो देखो 77 और 1 78। तो देखो 78 जो है यहाँ पर 13 तो नहीं कटेगा किसी भी से भी, लेकिन 78 देखिए कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, क्योंकि 8 है लास्ट में, तो 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 ने 18। तो देखो ये जो संख्या है ये तो अपने से भी कट रही है। ठीक है, 78 देखो, 78 जो है बेटा, 78 अपने से भी कट रहा है, 78 एकम 78। ठीक है, और 78 2 से भी कट रहा है। ठीक है,
और 78 जो है और भी संख्याओं से कटेगा, और 78 जो है 1 से भी कट रहा है, मतलब अपने से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी बेटा। मैं आपको भाज्य संख्या बताना भूल गया था। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या बेटा ऐसी संख्या होती हैं जो स्वयं से भी कट जाएं, जो 1 से भी कट जाए और जो अन्य संख्याओं से भी कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 78 अपने से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दो कि 13 गुना 78, ठीक है, 13 गुना 78 स्वयं से भी 1 से भी व 2 से भी भाज्य है। ठीक है, इसलिए 13, इसलिए पूरा ये लिख दो। ठीक है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, आपका काम हो गया। अगला वाला इसका जो पार्ट है वो मैं करा देता हूँ। चलिए ठीक है, अगला वाला भी करा देता हूँ। मैं तो वैसे ये आप लोगों को होमवर्क में देने को था, लेकिन चलिए करा देता हूँ। क्या है? 7 गुना 6 गुना 5, ये भी चेक करना है मेरे को भाज्य है कि नहीं है। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो देखिए प्लस के उधर भी 5 है, प्लस के इधर भी देखिए 5 है, तो कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा? 7 गुना 6, 5 चला गया तो अपनी जगह पर 1 छोड़ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर प्लस, फिर यहाँ भी 5 चला गया तो 1 बचा। यहाँ पर गुणा कराइए, देखिए 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24, 24 24 छंगा 24, छक्का देखना है तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, और 6 चौक 24 120 और 24 144। 144 का मेरे को 7 गुना देखना है, तो 7 चौक 28 हो गया, 64 98 98 99 यानी 108। देखिए 108 यहाँ पर देखिए, ये 108 अपने से भी कट जाता है, और आप देखिए 108 को आप काटेंगे तो ये 2 से भी कटेगा, 2 पंचे 2 चौक 8, और किससे कटेगा? ये 108 जो है 3 से भी कटेगा। देखिए 3 तिया 9 और 3 छक 18, मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो संख्या है, ठीक है, मतलब ये जो 5 गुना आपका 108 आया है, ठीक है, स्वयं व 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाज्य है, इसलिए ये पूरा लिख दीजिए। ठीक है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है? एक भाज्य संख्या होगी। बस इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है, चलिए उसे भी उड़ा देते हैं, गर्दा गर्दा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बेटा, ये बताना है। ठीक है, ओके, चलिए हमें यहाँ पर 18 मिनट और 12 मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले क्या है? एक वृत्ताकार मैदान का पथ है, मतलब ऐसा एक पथ है। यहाँ पर से मान के चलता हूँ, यहाँ से जो है सोनिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक सोनिया है और एक रवि है, 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया एक रवि है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों ऐसे करके भागते हैं, चारों ओर ऐसे करके भागते हैं। ठीक है, तो जो सोनिया है वो 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है, मतलब सोनिया जो है वो यहाँ से चलना मतलब दौड़ना प्रारंभ करती है, और ऐसे 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 यहाँ तक आने में, इसी वाले बिंदु तक आने में उसको 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगते हैं। अच्छा, और रवि भी यही इसी बिंदु से भागता है, दौड़ता हुआ अपने पॉइंट पर आ जाता है, लेकिन रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कम से कम आपको कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, कितने मिनट बाद वे पुनः, मतलब कितने मिनट बाद, एक चीज़ और है यहाँ पर, दोनों के दोनों एक साथ भागना प्रारंभ करते हैं, मतलब रवि और सोनिया दोनों एक ही टाइम पर, मतलब एक ही टाइम पर दोनों भागते हैं, भागते भागते यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कितना टाइम लगेगा उनको यहाँ तक पहुँचने में? ठीक है, चलिए यहाँ पर ये चीज़ हमको पता करनी है। बहुत आसान प्रश्न है बेटा, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 18 है और 12 है, इसका क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। 18 का गुणनखंड करेंगे आप, कितना होगा? 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 कम 3, कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 3। फिर 12 का गुणनखंड करेंगे आप, तो 2 छंग 12,
2 तियाँ 6, 3 एकम 3, कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। एचसीएफ निकालिए सबसे पहले। तो एचसीएफ कितना है देखिए, सबसे पहले तो इस 2 का पेयर बन रहा है और इस 3 का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, केवल 2 का बना और यहाँ पर 3 का बना। तो एचसीएफ कितना आ गया बताओ, 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया भाई साहब बताओ मुझे फटाफट, इसका एचसीएफ कितना आएगा बताओ। इसका ऐसे बेटा 6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना होगा देखिए, सबसे पहले तो बॉक्स वाले लिख लो, फिर कितना बचा 3 बचा और 2 बचा, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 दूना 36। अब ये देखो 36 मिनट आ गए। अच्छा ये 36 मिनट आपके जो है लगेंगे। अब आप कहोगे गुरुजी आपको कैसे पता चला कि एचसीएफ नहीं एलसीएम आपका उत्तर है कि 36 मिनट। आप गुरुजी 6 मिनट क्यों नहीं, गुरुजी 6 मिनट क्यों नहीं, आपने जो है 36 मिनट ही क्यों कहा? क्योंकि बेटा क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कम से कम आपको टाइम निकालना है। मतलब वे कम से कम कौन सा टाइम है कि भाई यहाँ पर मिल जाएंगे फिर से, पुनः यहाँ से चले थे और यहीं पर मिल जाएंगे, ऐसे करके चले थे, भागते 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 इसी वाले पॉइंट पर कम से कम किस टाइम पर मिलेंगे, कम से कम यानी कि लोएस्ट, एलसीएम निकालना था, लोएस्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपका 36 मिनट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 36 मिनट का 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपकी जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट करा दी है बेटा। ठीक है, अगली प्रश्नावली कौन सी है जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगली प्रश्नावली क्या है देखो बेटा, अगली जो प्रश्नावली आपकी है वो है प्रश्नावली 1.2। इसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपको पढ़नी है। मैंने आपको तो बता ही दिया, परिमेय संख्या जो अंश और हर में होती हैं, जो बटे में होती हैं, और अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में होती है। ये वाली जो प्रश्नावली 1.2 है इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको ये प्रश्नावली सही टाइम पे देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। ठीक है।